हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर अवकल समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीकरण क्या है। समीकरण इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। समीकरण जो है उसकी हमेशा दो साइड होती हैं, बीच में बराबर का निशान होता है और दोनों तरफ कुछ व्यंजक होते हैं। और इन व्यंजकों में कम से कम एक चर या अज्ञात राशि होती है, एक से अधिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें 2x + 1 = 5। ये एक समीकरण है जिसमें एक अज्ञात राशि x है। इसी प्रकार से कोई और समीकरण हो सकता है x + y = 3, या हो सकता है x + 2y = 5, या हो सकता है 2x² + 3x + 1 = 3। ये सब बीजीय समीकरणों के उदाहरण हैं। लेकिन हम यहाँ पर बीजीय समीकरण तो पढ़ना नहीं चाहते, हम लोगों को कुछ और पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है अवकल समीकरण। अब हम लोग समझते हैं कि अवकल समीकरण क्या है। इससे पहले हम लोगों ने अवकलन तथा समाकलन पढ़ा है। अवकलन और समाकलन में दोनों में हमने पढ़ा कि ये गणित की ये जो शाखा है अवकल या समाकलन, ये शाखा चर राशियों से संबंधित है। यानी कि हम लोग चर राशियों के बीच में संबंध का जो है अध्ययन करते हैं। और ये चर राशियां भी हम लोग जानते हैं दो प्रकार की होती हैं, एक परतंत्र चर होता है और एक स्वतंत्र चर होता है। और परतंत्र चर जो होता है वो स्वतंत्र चर का एक फलन होता है। इसी आधार पर हम लोगों ने परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करना सीखा। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि अगर y बराबर, मैं लिखता हूं y = fx, तो हम लोग कहते हैं y x का फलन है। और जब y x का फलन है तो हम लोग y का x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं या अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे dy/dx बराबर f' लगा देते हैं हम लोग। इसे हम कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलज। अवकलज या अवकल गुणांक भी कहा जाता है। और इसमें भी मैं यहां लिख सकता हूं, यहां पर एक शब्द और जोड़ दूं, प्रथम अवकलज, क्योंकि इसमें हमने एक बार y का अवकलन किया। अब हम लोग चाहें तो इसको और डिफरेंशियल कर सकते हैं, तो एक नया आ जाएगा हमारे पास अवकलज d² बराबर f'(x). इसे हम क्या कहेंगे, y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज। इसी प्रकार से हम लोग आगे अवकलन जारी रख सकते हैं और उच्च क्रम के अवकलज ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम अवकल समीकरण पर विचार करते हैं। चर राशियों के बारे में, चर राशियों के बीच में संबंध और एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, ये भी हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण की। अवकल समीकरण क्या है? हमने पहले देखा था बीजीय समीकरण। बीजीय समीकरण में हमारे पास अज्ञात राशियां होती हैं बीजीय समीकरण के अंदर, लेकिन अवकल समीकरण के अंदर बीजीय राशियों के स्थान पर या बीजीय राशियों के स्थान पर परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उसका स्थान ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख सकता हूं, जैसे लिखा मैंने dy/dx + 3x = 5। तो यहां पर एक चर राशि तो हमें दिखाई दे रही है x, और साथ में दिख रहा है y का x के सापेक्ष अवकलज मौजूद है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है परतंत्र चर है और x स्वतंत्र चर है। तो यहां चूंकि एक अवकलज मौजूद है इस समीकरण के अंदर, इसलिए हम लोग इस समीकरण को एक अवकल समीकरण कहेंगे। इसी प्रकार से हो सकता है एक दूसरा अवकल समीकरण में लिखता हूं, d² + 3 dy/dx + y - x
इज इक्वल टू 0। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं चर राशि x भी मौजूद है, चर राशि y भी मौजूद है, लेकिन साथ में यहां पर ये दो अवकलज भी आ गए हैं। ये प्रथम अवकलज है और ये दूसरा अवकलज है, इसलिए ये भी एक अवकल समीकरण का उदाहरण है। हाँ, अगर इसी अवकल समीकरण में मान लीजिए हम लोग कहें कि ये गायब हो जाए, ये ना हो, और ये वाला पद भी यहां पर ना हो, तो केवल ये वाला पद अगर रह जाए तो ये अवकल समीकरण जो है एक बीजीय समीकरण में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अवकल समीकरण के होने के लिए उस समीकरण में परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज का होना आवश्यक है, भले ही वो अवकलज प्रथम क्रम का है जैसा कि ये वाला, भले ही वो अवकलज द्वितीय क्रम का है, और ये भी संभव है किसी अवकल समीकरण के अंदर तृतीय क्रम तक के अवकलज मौजूद हों। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 3d3y/dx³ प्लस 2dy/dx प्लस x बराबर 0। तो यहां हम देख रहे हैं ये तृतीय क्रम का अवकलज है, ये प्रथम क्रम का अवकलज है, लेकिन इस समीकरण में द्वितीय क्रम का अवकलज मौजूद नहीं है। हो सकता है ये कि द्वितीय क्रम का अवकलज मौजूद ना हो, ये भी हो सकता था कि प्रथम क्रम का भी ना हो। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं d² y/dx² प्लस m² y इज इक्वल टू 0। ये भी एक अवकल समीकरण का उदाहरण है। तो आप अपने सामने स्क्रीन पर अवकल समीकरण की परिभाषा देख सकते हैं। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलजों से युक्त समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। इसमें ये चीज इसका होना जरूरी नहीं है, इसका होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका होना जरूरी है। अवकल समीकरण में परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज का होना आवश्यक है। जब ये होगा समीकरण के अंदर तभी हम लोग उसको अवकल समीकरण कह सकते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं कि एक चीज होती है अवकल समीकरण का क्रम। अब अवकल समीकरण का क्रम के स्थान पर हम लोग कोटि शब्द का प्रयोग भी करते हैं। इंग्लिश में हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ स्क्रीन पर दिए गए उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला समीकरण है, ये वाला, ये जो समीकरण है, इसमें हम देख रहे हैं कि केवल एक अवकलज मौजूद है समीकरण के अंदर, और वो जो है ये है dy/dx, और dy/dx हम जानते हैं प्रथम क्रम का अवकलज होता है। अब हम लोग इस तरफ आ जाएं, इसके बाद यहां पर हम लोग देखते हैं ये वाला समीकरण। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रथम क्रम का अवकलज है, ये द्वितीय क्रम का अवकलज है, और ये तृतीय क्रम का अवकलज है। तो उच्चतम क्रम का अवकलज जो मौजूद है यहां पर वो है ये तृतीय क्रम का। इसी प्रकार से यहां इस वाले समीकरण के अंदर हम लोग देखते हैं ये चतुर्थ क्रम का अवकलज इस समीकरण के अंदर आया, इससे ऊपर कोई नहीं है। और यहां पर इसमें हम लोग देखें ये जो चौथा समीकरण है, इसमें जो उच्चतम क्रम का अवकलज मौजूद है वो है ये वाला, और इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है ये 2। तो अब हम लोग बता सकते हैं कि किसी अवकल समीकरण का क्रम या कोटि किससे निर्धारित होता है, कहां से, कैसे पता लगता है। तो कहा जाता है कि किसी अवकल समीकरण में मौजूद उच्चतम क्रम के अवकलज का जो क्रम होता है वही उस समीकरण का भी क्रम होता है। जैसे इस वाले समीकरण के अंदर हम कहें ये प्रथम क्रम का अवकलज समीकरण है। इस वाले समीकरण में हम देखें उच्चतम क्रम का अवकलज ये जो है मौजूद जो तीसरे क्रम का है, इसलिए इस समीकरण का क्रम भी 3 होगा। इस वाले समीकरण का क्रम जो होगा वो 4 होगा, और इस वाले समीकरण का क्रम 2 होगा। और अब यहाँ नीचे आ जाएं, अगर हम लोग पांचवें और छठे की तरफ बढ़ें तो हम लोग देखते हैं पांचवें समीकरण के अंदर हम लोग देखते हैं कि केवल प्रथम क्रम का अवकलज मौजूद है यहां पर भी और यहां पर भी, इसलिए इस समीकरण का जो क्रम होगा वो 1 होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो ये है जिसका क्रम 2 है, इसलिए इस समीकरण का क्रम 2 होगा।
अवकल समीकरण की कोटि या क्रम या ऑर्डर, इसकी परिभाषा आपको आपने सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और कैसे निर्धारित की जाती है ये मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया है। अब इसके बाद अगला नंबर जो आता है वो है अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात की परिभाषा भी आपके सामने स्क्रीन पर आप दिखाई दे रही है। इसमें लिखा गया कि किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है, जबकि सभी अवकलज कर्णी चिन्हों किसे कहते हैं? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आदि कर्णी चिन्हों तथा भिन्नात्मक घातों से मुक्त हों। यानी कि अवकलज जैसे dy बटे डी एक्स स्क्वायर में लिख देता हूं, सपोज करो dy बटे डी एक्स की होल पावर 3/2 किसी समीकरण में मौजूद है, तो हम लोग इस समीकरण के अंदर समीकरण की घात का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक कि यहां से हम बटे में जो 2 लिखा हुआ है इसको ना हटा दें। कहीं पर ये लिखा हुआ है 1 प्लस dy बटे डी एक्स का होल स्क्वायर और साथ में होल स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगर किसी समीकरण में ये पद मौजूद है तो हम लोग उस समीकरण की घात का निर्धारण नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम लोग इस स्क्वायर रूट को हटा दें। मतलब ये है कि हमारा जो dy बटे डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब आदि जो भी जितने भी अवकलज समीकरण के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब अवकलज ये वर्गमूल या घनमूल आदि से मुक्त होने चाहिए और दूसरे उनकी भिन्नात्मक घात नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी स्थिति में समीकरण आ जाएगा तभी हम लोग उस समीकरण की घात का निर्धारण कर पाएंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट शर्त है कि अवकल समीकरण की घात निर्धारित करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि वो अवकल समीकरण अवकलज के बहुपदीय व्यंजक के रूप में व्यक्त किया गया हो, उसमें किसी प्रकार के साइन, कॉस, ई की पावर जैसे पद ऐसे ना हो। मान लीजिए कहीं पर लिखा गया समीकरण में ई की पावर dy बटे dx, अगर ये पद मौजूद है तो भले ही आप कहीं से देख लें कि उच्चतम क्रम के अवकलज की घात कितनी है तो भी उस समीकरण की घात का निर्धारण नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर e की पावर dy बटे dx मौजूद है। मान लीजिए कहीं पर साइन इनवर्स dy बटे dx किसी अवकल समीकरण में मौजूद है तो आप इस अवकल समीकरण की घात का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक कि dy बटे dx को साइन इनवर्स से मुक्त ना कर लें। यानी कि समीकरण को अवकल गुणांक के बहुपदीय व्यंजक के रूप में जब तक कि व्यक्त ना कर दिया जाए। इसको और ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। अब आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल नंबर 1 दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हमने निम्नलिखित अवकल समीकरणों से प्रत्येक की कोटि एवं घात। इसमें शर्त लगा दी गई है यदि परिभाषित हो, यानी कि हर एक समीकरण की घात का निर्धारित होना आवश्यक नहीं है। तो फिर मैं दोबारा पढ़ रहा हूं कि निम्नलिखित अवकल समीकरण में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला समीकरण है ये वाला। हमने देखा इसमें चलिए मैं लिखता हूं यहां सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, उच्चतम क्रम का अवकलज समीकरण के अंदर जो हमें दिख रहा है वो क्या है? dy बटे dx। इसका क्रम क्या है? बराबर 1। और घात क्या है? घात कहां से पता लगती है? घात पता लगती है अगर यहां पर ब्रैकेट लगा होता और ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई संख्या लिखी होती तो वो इसकी घात होती, लेकिन यहां पर ब्रैकेट है नहीं। अब ब्रैकेट नहीं भी है तो भी इसके ऊपर कोई घात भी नहीं लगी हुई है, तो हम जानते हैं कि जब कोई भी घात ना लगी हो तो भी वो घात 1 होती है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? अवकल समीकरण का इस अवकल समीकरण का क्रम, समीकरण का क्रम, क्रम के बजाय यहां पर कोटि शब्द इस्तेमाल किया गया सवाल में, तो मैं कोटि लिखूंगा। समीकरण की कोटि बराबर 1। अवकल समीकरण की घात
बराबर 1। ये हमारा उत्तर हो जाता है। अब हम लोग दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। ये समीकरण आपके सामने ये लिखा गया, ये रहा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये dy बटे dx प्रथम क्रम का अवकलज है, यहां भी dy बटे dx लिखा गया प्रथम क्रम का अवकलज है, और यहां पर जो लिखा गया ये जो है ये है डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर, तो ये द्वितीय क्रम का अवकलज है। तो इस समीकरण के अंदर मौजूद उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो ये है, और इसका क्रम कितना है ये लिखा गया ये 2। तो इसका मतलब ये हुआ, हम कहेंगे इस समीकरण का जो क्रम यानी कि कोटि है वो 2 है। अब हम लोग घात की बात देखते हैं। तो घात अगर देखी जाए तो हम लोग देखेंगे घात इसमें एक जगह दिख रही है हमें ये, और यहां पर घात कितनी है, यहां पर कोई घात दिख नहीं रही तो 1 है। यहां पर घात कितनी है ये, यहां भी कोई घात नहीं दिख रही इसलिए 1 है। लेकिन हम लोग जानते हैं किसी अवकल समीकरण की घात का निर्धारण कहां से होता है, उस समीकरण के अंदर मौजूद उच्चतम क्रम के अवकलज की घात से। तो उच्चतम क्रम का अवकलज चूंकि ये है और इसकी घात हमें दिखाई दे रही है ये 1 है, तो हम कहेंगे इस समीकरण की घात भी 1 है। इससे क्या पता लगा, इस अवकल समीकरण का क्रम 2 है और घात 1 है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। खंड नंबर 2 का हल मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है। यद्यपि मैंने इसे पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, इसमें कितनी उच्चतम क्रम का अवकलज मौजूद है, उसकी घात कितनी आदि, लेकिन इस तरह के जो सवाल हैं घात और कोटि के निर्धारण के संबंधी सवाल, वो केवल शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही आते हैं 1 नंबर में। तो उसमें सीधे वो पूछता है कि इस समीकरण की घात कितनी है और कोटि कितनी है, तो उसमें सीधे सीधे आपको ये आंसर ही लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरे खंड में दिया गया जो समीकरण है वो एक अलग प्रकार का है, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ y डैश का तात्पर्य क्या है, यहाँ y डैश बराबर है dy बटे dx। ऐसे ही अगर आप लिखेंगे y डबल डैश तो डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर हो जाएगा वो, लेकिन यहाँ y डबल डैश तो है नहीं, यहाँ तो y ट्रिपल डैश है। तो y ट्रिपल डैश का मतलब होगा डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब। हम लोग दिए गए समीकरण को निम्नवत लिख सकते हैं जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग देख रहे हैं, वैसे देखा जाए तो इसमें उच्चतम क्रम का अवकलज हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यह है डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब। लेकिन एक प्रॉब्लम इस सवाल के अंदर है कि यहां पर डी वाई बटे डी एक्स जो है ई की पावर में आ गया। ये जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अवकल समीकरण की घात निर्धारित करने के लिए उस समीकरण का क्या बोलते हैं, अवकलज में बहुपदीय रूप में होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर यह अवकलज के बहुपदीय रूप में नहीं है समीकरण, e की पावर के में डी वाई बटे डी एक्स आ गया है, इसलिए हम लोग इस समीकरण की घात का निर्धारण नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि इसमें हमें दिखाई दे रहा साहब कि उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो तृतीय क्रम का है, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण का जो क्रम होगा वो होगा बराबर 3 अवकल समीकरण की घात, मैंने जैसे बताया कि इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं है। आंसर अब आपको घर पर करने के लिए कुछ सवाल दिए जा रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली के रूप में, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इन सवालों के आप लोगों को केवल डायरेक्ट आंसर लिखने हैं सीधे, कि घात कितनी है और क्रम कितना है। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अगले दिन उसको हल करके बता दूंगा।
और बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि अवकल समीकरण आखिर बनता कैसे है, कहाँ से आता है। इसके लिए हम लोग नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अवकल समीकरण का बनाना। देखिए, अवकल समीकरण बनाने के लिए दो विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। एक विधि है जिसमें हम लोग एक दिए गए कथन को, किसी ने हमें एक कहानी बताई, हमने उस कहानी को अवकल समीकरण का रूप दे दिया, तो हम क्या करें, दिए गए कथन को अवकल समीकरण का रूप दे देते हैं। और एक दूसरी विधि होती है कि हमें पहले से चर, यानी कि कौन कौन से स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बीच में एक संबंध दिया गया होता है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्वग्ग, प्रिमिटिव इंग्लिश में बोलते हैं, और हम उस दिए गए संबंध या दिए गए समीकरण की सहायता से एक अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। इन दोनों विधियों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये आपके सामने अवकल समीकरण बनाने की विधि स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दो विधियां हैं, एक सीधे परिभाषा द्वारा, जैसा कि मैंने कहा था अभी आपको, एक कथन दिया गया होगा और हम उसको अवकल समीकरण के रूप में बदलेंगे। जैसे एक उदाहरण नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि पानी में 100 ग्राम चीनी घोली गई है और पानी के डेक्सट्रोज में बदलने की दर चीनी की अपवर्तित मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को अवकल समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब कहने का यह है कि जब हम लोग चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी जो है डेक्सट्रोज में बदलने लगती है टाइम के साथ। अब क्या होगा, मान लीजिए 100 ग्राम चीनी हमने घोली, उसमें यह हो सकता है 10 ग्राम चीनी जो है डेक्सट्रोज में बदल जाए और 90 ग्राम बची रह जाए। तो यहां पर जो चीनी की अपरिवर्तित मात्रा जो लिखी गई है वो कौन सी होगी? 90 ग्राम जो बच गई, और जो घुल गई है वो कितनी है? वो 10, जो डेक्सट्रोज में बदल गई है वो 10 ग्राम है। तो वो कहता है चीनी की डेक्सट्रोज में बदलने की दर कितनी तेजी से वो बदलेगी, कितनी बदल गई है, वो चीनी की अपरिवर्तित मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को हम लोगों को अवकल समीकरण में बदलना है। जरा देखते हैं। अभी प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि किसी क्षण t समय पर चीनी की जो डेक्सट्रोज में परिवर्तित मात्रा है वो q ग्राम है, यानी कि q ग्राम, 100 ग्राम में से q ग्राम चीनी डेक्सट्रोज में बदल चुकी है। अब चूंकि कुल चीनी की मात्रा कितनी थी? 100 ग्राम, तो बची कितनी? सीधी बात है, हम 100 ग्राम में से q ग्राम को घटा देते हैं। तो इसका मतलब इस समय t पर चीनी की जो शेष मात्रा है अर्थात अपरिवर्तित मात्रा जो है वो है हमारे पास अब 100 माइनस q ग्राम। अब वो ये लिखता है डेक्सट्रोज में परिवर्तित होने की दर। अब ये t समय पे कितनी परिवर्तित हुई? चूंकि t समय में परिवर्तित मात्रा है Q, इसलिए चीनी के डेक्सट्रोज में परिवर्तन की दर बराबर है dq बटे dt। अब वो क्या कहता है सवाल में, उसने क्या कहा कि जो परिवर्तन की दर है वो अपरिवर्तित मात्रा यानी कि इस वाली मात्रा के अनुक्रमानुपाती है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार dq बटे dt प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस q। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो चर राशियों के बीच में अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगा होता है तो उस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए और बराबर का चिन्ह लाने के लिए हमें किसी एक तरफ एक अचर राशि जोड़नी पड़ती है, जिसे हम लोग समानुपाती नियतांक बोलते हैं। तो इसलिए इस जो संबंध अभी हमने लिखा इसमें हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे और बराबर का निशान लगाएंगे। इसलिए
हम लोग लिखेंगे डी क्यू बटे डी टी बराबर है, कुछ भी कांस्टेंट लगा सकते हैं आप, के लगा सकते हैं आप, लैम्डा लगा सकते हैं। हमने लिखा के ब्रैकेट 100 माइनस क्यू, जहां हम लिखेंगे के क्या है भाई, के समानुपाती नियतांक या स्थिरांक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो चीज हमने लिखी है यहां पर, ये एक ऐसा व्यंजक हो गया, ऐसा समीकरण हो गया जिसमें Q का समय के सापेक्ष अवकलज मौजूद है। ये रहा, और जब ये अवकलज आ गया है तो ये अभीष्ट अवकल समीकरण है जो हमसे पूछा गया है। अवकल समीकरण बनाते समय, जबकि खास तौर से हम लोग जो कह रहे हैं परिभाषा की सहायता से, यानी कि एक दिए गए कथन को अवकल समीकरण के रूप में बदलने का जो मेथड है, जो तरीका जो हमने अभी इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल करते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जैसे हमने यहाँ पर के लगाया और राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, डी क्यू बटे डी टी बराबर के ब्रैकेट 100 माइनस क्यू। यहां पर ये भी हो सकता है डी क्यू बटे डी टी बराबर माइनस के 100 माइनस क्यू। अब यहां पर ये प्लस चिन्ह आएगा या माइनस चिन्ह आएगा, ये तय करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसको तय करने का क्या तरीका है वो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन पर अब ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इसमें बताया गया कि यदि परतंत्र चर y स्वतंत्र चर x के बढ़ने के साथ घटता है, मतलब एक परतंत्र चर है y और एक दूसरा स्वतंत्र चर है x तो बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ में y घटता चला जा रहा है, तो dy बटे dx का मान ऋणात्मक होगा। ऐसी स्थिति में dy बटे dx को जब हम किसी अन्य राशि के बराबर रखेंगे तो दूसरी साइड में हमें ऋण चिन्ह लगाना पड़ता है। इसके विपरीत यदि y x के बढ़ने के साथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्वतंत्र चर x भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में dy बटे dx का मान धनात्मक होता है। और तब जब हम लोग दूसरी राशि के बराबर इसको रखते हैं तो राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम लोग नीचे दिए स्क्रीन पर दिए गए दो सवालों में से नीचे वाले सवाल पर विचार करते हैं। यहां लिखा गया रेडियम के विघटन की दर उसकी विद्यमान मात्रा Q के अनुक्रमानुपाती होती है। आप लोग जैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो टाइम के साथ विघटित होते चले जाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ रेडियम है, रेडियम का अभी आपने 100 ग्राम लिया तो ये विघटित होता चला जाएगा। थोड़ी देर बाद ये पता लगा 90 ग्राम रह गया, थोड़ी देर बाद जो है वो और कम हो गया 75 ग्राम रह गया, और कम हो गया 60 ग्राम रह गया। इस तरीके से लगातार ये घटता चला जा रहा है। क्या? रेडियम पदार्थ जो आपने लिया था। अब यहां पर ही देखिए, जब टाइम, हम जानते हैं टाइम जो है वो कभी नहीं घटता, टाइम हमेशा बढ़ता जाता है, लेकिन टाइम के बढ़ने के साथ रेडियम क्या हो रहा है? रेडियम विघटित होता चला जा रहा है, यानी कि कम होता चला जाएगा। पहले ज्यादा था, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग रेडियम के विघटन की दर निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने यहां पर पिछले सवाल में लिखा था चीनी के डेक्सट्रोज में बदलने की दर dq बटे dt, तो ऐसे ही अगर हम रेडियम पदार्थ की मात्रा q लिखूं मैं अगर, तो इसके q के विघटन होने की दर, चूंकि ये विघटित हो रहा है, नहीं की मात्रा में घट रहा है लगातार, तो dq बटे dt जो होगा इसका चिन्ह इस बार ऋणात्मक होगा, जबकि पहले वो धनात्मक लिया गया था। ठीक है, चलिए इसे अभी हम बात करेंगे आगे। इनका हल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लास्ट में हम लोग देखें आंसर जो है dq अपॉन dt बराबर माइनस kq लिखा गया है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि रेडियम की मात्रा समय के बढ़ने के साथ लगातार घट रही थी। तो अभी हम लिख करके आए थे कि अगर एक राशि दूसरी के बढ़ने के साथ घटती है तो विघटन की दर यानी कि परिवर्तन की दर जो होगी ऋणात्मक होगी। ठीक है, इसलिए dq बटे dt बराबर हमने लगाया माइनस kq।